हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th साइंस का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर का फोर्थ पार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, पदार्थों का वर्गीकरण, शुद्ध पदार्थ के प्रकार, तत्व एवं यौगिक और अंत में मिश्रण एवं यौगिक में अंतर पर चर्चा करेंगे। बच्चों, भौतिक परिवर्तन क्या है? तो वह बदलाव जिसमें वस्तु अपनी अवस्था को बदलती है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस या गैस से द्रव या ठोस से गैस आदि किसी में बदल रही हो या उसके रंग रूप में परिवर्तन हो रहा हो और यह परिवर्तन अस्थायी हो, यानी अगर हम परिवर्तन के कारण को हटा दें तो वस्तु वापस से अपनी पहली वाली अवस्था में मिल जाए, तब हम इसे क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो वह परिवर्तन जिसमें कि हमें बिल्कुल एक नया पदार्थ मिले, जिसका रासायनिक संगठन बिल्कुल अलग हो पहले वाले पदार्थ से और यह स्थायी हो और हम प्रारंभिक रूप को इसका प्राप्त ना कर सकें आसानी से, तब हम इसे रासायनिक परिवर्तन कहें। बच्चों, जैसे आपकी पेंसिल टूट जाए तो क्या होगा? उसके आकार में परिवर्तन हो गया। आपने मोमबत्ती जलाया तो वो पिघल रही है, यानी ठोस से द्रव अवस्था में बदल रही है। या फिर बर्फ़ को हम ताप दे रहे हैं तो जल में परिवर्तित हो रहा है और जल से गर्म करने पर क्या में? भाप में परिवर्तित हो रहा है। तो ये सारे क्या हैं? भौतिक परिवर्तन हैं। बच्चों, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण में बदलाव होता है, यानी उसकी अवस्था में, रंग में, उसकी कठोरता में, उसके घनत्व में, द्रवणांक में, क्वथनांक में परिवर्तन होता है। इसमें एक्चुअली में पदार्थ के किसी भी संगठन में कोई बदलाव नहीं होता है, ना ही उसके रासायनिक गुण बदलते हैं और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है। इसकी सबसे खासियत क्या है कि हम पदार्थ का बदलाव के कारण को हटाएंगे तो हमें पुनः प्रारंभिक रूप में वह प्राप्त हो जाएगा। बच्चों, भौतिक परिवर्तन के बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे हमने बल्ब को स्विच ऑन किया, बल्ब जलने लगी। फिर हम सलाद को, फल को अलग अलग शेप्स में काट लेते हैं तो वह भी भौतिक परिवर्तन है। मक्खन को अगर हम पिघला लें बर्तन में, जल को उबाल कर वाष्प बना दें, सेब को काट लें, बर्फ़ अगर पिघल रहा है तो ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है, सिर्फ उसकी अवस्था में बदलाव हो रहा है। यदि बड़े से पेपर को हम फाड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें तो भी क्या हो रहा है? उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, यानी ये कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। बच्चों, कभी आपने अंडे से आमलेट बनाया है? क्या होता है? क्या आप आमलेट से वापस अंडा बना सकते हैं? आपने माचिस की तीली को कभी जलाकर देखा है? क्या उससे वापस आप माचिस की तीली प्राप्त कर सकते हो? आपने कभी कोयला जलता हुआ देखा है? क्या कोयले से आप वापस उसके राख से वापस से पहले जैसा कोयला प्राप्त कर सकते हो? नहीं। तो ऐसे परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, जिन्हें हम वापस पहले वाली अवस्था में नहीं ला सकते। बच्चों, रासायनिक परिवर्तन में हमें बिल्कुल ही एक नया पदार्थ मिलता है, जिसकी संगठन, जिसके गुण यानी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग होते हैं और इनको प्राप्त करने को हम रासायनिक अभिक्रिया या प्रतिक्रिया भी कहते हैं। जैसे अगर आपने जैसा देखा कि कोयले को जला दिया तो हमें राख मिल गया, तो क्या राख से हम वापस कोयला प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें क्या मिला? एक नया पदार्थ मिला। तो इसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे, जिसमें हमें नया वापस से पहले वाला पदार्थ नहीं मिलता। इस कारण इन्हें हम अनुत्क्रमणीय या इरिवर्सिबल भी बोलते हैं। बच्चों, केमिकल चेंजेस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप चावल या कोई भी खाना पकाते हो, सब्जियां पकाते हो, तो क्या वापस उससे आप हरी सब्जियां जिसे आपने काटी थी वो मिल सकता है आपको? नहीं। हमने खाना खाया, भोजन पचा, तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। हमें इससे ऊर्जा भी मिलती है। या कहीं अलमारी या कुछ में जंग लग जाता है तो वापस क्या
पहली वाली अवस्था में हमें वो चीज़ मिल पाती है। किसी भी चीज़ को हम जलाते हैं, लकड़ी या कागज़, तो वो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। वहाँ बिल्कुल नया पदार्थ मिलता है हमें। दूध से दही बनाते हैं, है ना, घर में बनता है। क्या होता है इसमें कि दही से दूध मिलती है? नहीं। तो ये सारे परिवर्तन कैसे हो गए? रासायनिक परिवर्तन हो गए, जिन्हें हम वापस प्राप्त नहीं। एक उदाहरण देखते हैं जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन हो रहा है। जैसे हमने मोमबत्ती को जलाया, क्या होता है इसमें, जो मोम होती है वो पिघल रही है, तो मोम ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ रही है, यानी उसका भौतिक गुण में परिवर्तन हो रहा है, तो यह भौतिक परिवर्तन हुआ। परंतु जो वो जल रहा है मोम, तो उससे क्या हमें हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश और ऊर्जा मिल रही है, तो यहाँ नया पदार्थ बन रहा है, इसलिए कैसा परिवर्तन हो गया, यह एक रासायनिक परिवर्तन होगा। बच्चों, आपने जाना कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है। अब इसके अंतर को स्पष्ट कर ले। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें कोई नया पदार्थ भी नहीं बनता, और यह कुछ समय के लिए अगर हम परिवर्तन के कारण को हटा देंगे तो वापस अपने पहले वाली अवस्था में आ जाता है, यानी यह अस्थायी है और इसे हम वापस पहले की अवस्था में ला सकते हैं, इसलिए यह उत्क्रमणीय भी हो सकता है। परंतु रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, उसके संगठन में परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल एक नया पदार्थ हमें मिल रहा है और यह परिवर्तन क्या होता है, स्थायी होता है, उसे हम ऐसे ही वापस नहीं कर सकते। तो यह क्या है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। बच्चों, अब हम पदार्थ का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखते हैं। आपने पहले भौतिक परिवर्तन के विषय में पढ़ा था। इसमें पदार्थ को 3 भाग में बांटा गया था, ठोस, द्रव और गैस। अब हम रासायनिक वर्गीकरण को देखेंगे। इसमें पदार्थ को शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के रूप में बांटा गया है। मिश्रण के विषय में हमने पहले पढ़ लिया है, इसे समांगी और विषमांगी में बांटते हैं। और शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व को आगे वर्गीकृत किया गया है धातु, अधातु और उपधातु में, तथा यौगिक को कार्बनिक यानी जिसमें कार्बन मौजूद हो, और अकार्बनिक यानी ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन नहीं होता, उसे हम अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थ क्या होता है, जो एक ही प्रकार के कण से बना होता है, उसे हम विज्ञान में शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और इसे 2 प्रकार का होता है, तत्व और यौगिक। तत्व शब्द का सर्वप्रथम उपयोग रॉबर्ट बॉयल ने किया था और इसका डेफिनेशन यानी परिभाषा लवाइसिए ने दी। उनके अनुसार तत्व क्या है, पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। तत्व का यानी एलिमेंट्स का मॉडर्न डेफिनेशन क्या है कि वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, उन्हें हम तत्व कहते हैं। जैसे अगर हम नीचे चित्र में दिया है, टंगस्टन है, चांदी है, सोना है। अगर सोना हम ले तो उसके हर कण में क्या हमें मिलेगा, सोना ही मिलेगा। यानी सोना सिर्फ किसके परमाणु से बना है, सोना से ही बना हुआ है। अभी तक 118 एलिमेंट्स की खोज हुई है, जिनमें 92 क्या है, प्राकृतिक हैं, और रेस्ट जो है वो मनुष्य द्वारा बनाए गए। कमरे के तापमान पर जनरली जो एलिमेंट्स है वो ठोस यानी सॉलिड होते हैं। इनमें 11 जो है वो गैस अवस्था में हैं और 2 एलिमेंट जो है वह रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होता है। एक तो आप देखते हो जो थर्मामीटर में आपका पारा होता है वह द्रव अवस्था में होता है, और ब्रोमीन। इसके अलावा बच्चों अपवाद में आपका गैलियम और सीजियम है, जिनका तापमान अगर रूम टेम्परेचर से थोड़ा बढ़ा दें तो वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इससे पूछा जाता है। जो एलिमेंट्स 3 तरह के होते हैं, पहला धातु, दूसरा
अधातु और तीसरा उपधातु। मैंने फिगर में बीच में उपधातु लिखा है, क्यों? क्योंकि धातु और अधातु के गुणों के बीच उपधातु का गुण होता है। बच्चों, धातु यानी मेटल्स क्या है? जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से दूसरों को दे सके और धनायन बना सकें, यानी पॉजिटिव चार्ज में आ सकें। जैसे सोडियम का Na+ बनता है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। और आवर्त सारणी में इन्हें हम बाईं तरफ रखते हैं। टोटल 118 एलिमेंट्स में 91 मेटल्स होते हैं। बच्चों, इनके गुण धर्म क्या हैं? तो ये चमकीले होते हैं, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी यानी ताप और विद्युत के कंडक्टर यानी सुचालक होते हैं। इन्हें हम तार के रूप में खींच सकते हैं, जैसे तांबा, एल्युमिनियम आदि को का तार आपने देखा होगा, जिससे करंट आपके घरों में आता है। इन्हें पीट कर चादर के रूप में यानी पतला बनाया जा सकता है। ये टूटते नहीं हैं, इस कारण इन्हें आघातवर्ध होते हैं। जैसे सोना और चांदी का या लोहा का आपने पत्थर देखा होगा, इनका रंग या तो चांदी के जैसा सफ़ेद होगा या सोने की तरह पीला होता है। यदि इनमें से कोई गुण किसी तत्व में दिखे कि वह आघातवर्धनीय है, चांदी जैसा सफ़ेद या सोने की तरह दिख रहा है, उसमें तन्यता है, चमकीला है, तो वह क्या होगा? धातु होगा। बच्चों, ये ज़्यादातर धातु जो होते हैं ठोस होते हैं। इनका एक एक्सेप्शन है, पारा यानी मरकरी, जो कि कमरे के तापमान पर कैसा होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातु नॉन मेटल्स वे होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लेकर ऋणायन बनाते हैं। जैसे क्लोरीन, अगर क्लोरीन अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेता है और क्लोराइड आयन यानी Cl- आयन बनाता है। इसे आवर्त सारणी में दाईं तरफ रखा गया है। नॉन मेटल्स की संख्या 27 है। बच्चों, अधातु जो होते हैं वे चमकीले नहीं होते। ऐसे एक्सेप्शंस में आयोडीन आता है और ये भंगूर होते हैं, यानी अगर इनको पीटा जाए तो ये तुरंत ही टूट जाते हैं। परंतु हीरा सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है वर्ल्ड में। यह इसका अपवाद है। यह ताप और विद्युत का कुचालक होता है। ये अलग अलग रंगों में पाए जाते हैं। इनको अगर खींचा जाए तो ये तार के रूप में नहीं आते, यानी ये तन्यता के गुण नहीं दिखाते हैं। इन्हें पीटने पर चादर के रूप में नहीं बदला जा सकता, यानी ये आघातवर्धनीय नहीं होते हैं। ये प्रकृति में ठोस या गैस रूप में पाए जाते हैं। सिर्फ एक अधातु जो कि ब्रोमीन है, वह कमरे के ताप पर हमें क्या मिलता है? द्रव अवस्था में मिलता है। आप देख रहे हैं कार्बन काले रंग का है और सल्फर पीले रंग का, यानी अधातु जो होते हैं वे रंगीन होते हैं। और इन सब गुणों के आधार पर हम किसी तत्व को अधातु है या धातु बता। बच्चों, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें कुछ गुण धातु के होते हैं और कुछ गुण अधातु को, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? उपधातु। इन्हें आवर्त सारणी में भी धातु और अधातु के बीच रखा गया है। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे क्या हैं? मेटेलॉइड्स यानी उपधातु। बच्चों, दूसरे प्रकार का शुद्ध पदार्थ है यौगिक यानी कंपाउंड्स। जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो वे यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक का संगठन, रंग, रूप प्रारंभिक पदार्थ जिनसे वह मिलकर बना है उससे बिल्कुल अलग होता है। अभी एक बिल्कुल नया पदार्थ बनता है जिसके गुण भिन्न होते हैं और जिसका एक रासायनिक सूत्र होता है। बच्चों, अगर तत्वों के अनुपात में
कम या ज़्यादा करेंगे तो हमारा पदार्थ भी नया बनेगा। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग अनुपात में लेते हैं, जैसे अगर 2:1 हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेते हैं तो जल का निर्माण होता है, और 2:2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण होता है। यानी एक निश्चित अनुपात पर हमें एक ही प्रकार का यौगिक प्राप्त होता है। इसके अलावा चीनी का भी सूत्र होता है C12H22O11, नमक NaCl। कहने का अर्थ यह है कि प्रत्येक यौगिक का अपना एक पर्टिकुलर सूत्र होता है, क्योंकि उनमें जो भी तत्व जिनसे यह मिलकर बना है वह एक निश्चित अनुपात में लिया जाता है। इस कारण उनके सूत्र भी निश्चित होते हैं। बच्चों, आपने मिश्रण और यौगिक दोनों के विषय में पढ़ा। अब एक बार इसके अंतर को देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। जो मिश्रण होता है वह तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिलाने पर बनता है, जबकि यौगिक दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। मिश्रण के जो घटक होते हैं वे अपने गुणधर्म को, अपने प्रॉपर्टीज़ को छोड़ते नहीं हैं, वो मिश्रण में भी दिखाते हैं, परंतु यौगिक का जो प्रॉपर्टीज़ है, गुण है, वो उसके घटकों से बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि जल हम ले लें, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? दोनों गैस है, जबकि जल क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। इसके अलावा जो मिश्रण का जो संगठन है उसको बदला जा सकता है, जबकि यौगिक के संगठन को नहीं बदला जा सकता है। इसका अपना एक रासायनिक सूत्र होता है। मिश्रण के घटकों को हम आसानी से भौतिक विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं, परंतु यौगिक के घटकों को अलग करने के लिए स्पेशल रासायनिक प्रतिक्रिया या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया का उपयोग करना पड़ता है। उदाहरण मिश्रण का बालू और नमक को अगर हम ले लें तो वो क्या होगा? उसमें बालू के भी गुण होंगे और नमक के भी गुण होंगे, दोनों अपने गुण को छोड़ेगा नहीं, तो ये क्या होगा? मिश्रण होगा। जबकि नमक अगर हम लें तो नमक का सूत्र भी हमने जाना NaCl, तो नमक के हर कण में हमको क्या होगा? NaCl ही मिलेगा। यानी ये क्या है? यौगिक है। बच्चों, इस वीडियो में हमने भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन तथा शुद्ध पदार्थों के प्रकार, तत्व यौगिक के बारे में डिटेल में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ आए होंगे। एंजॉय योर स्टडीज़, बी हैप्पी एंड थैंक यू।